हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स चॉइस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र या अधिवेशन और उससे संबंधित हम मानचित्र के प्रश्न को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बम्बई अधिवेशन आता है। ये सबसे पहला अधिवेशन है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ये पहला था। चलिए इसमें समझते हैं। देखिए ये क्या है, 1885 का मुंबई अधिवेशन। यहाँ पर मुंबई लिखा हुआ है, ये क्या होगा, बम्बई अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में INC कहते हैं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई, तब के बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, में आयोजित हुआ था। इसे A.O. ह्यूम ने स्थापित किया था। किसको? INC को किसने स्थापित किया? A.O. ह्यूम ने। जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यानी कि पहले अधिवेशन में कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया, यानी कि WC बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका अध्यक्ष? पहले अधिवेशन का, यानी पहले सत्र का अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए इसके पहले अध्यक्ष चुने गए जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। तो ये रहा आपका बम्बई अधिवेशन। ये बहुत विस्तार में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ अधिवेशन। मैं यहाँ पर सभी अधिवेशन का बात नहीं करूँगा, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उन्हीं का बात मैं करूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। तो हम आते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन कीजिए कहिए या लखनऊ सत्र कहिए। तो लखनऊ 1916 का लखनऊ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण सत्र था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। कौन अध्यक्ष थे? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसमें दो प्रमुख ऐतिहासिक समझौते हुए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण समझौते हुए। उनमें सबसे पहले आपका आता है नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन। यानी जो 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल दो भागों में आपका INC बट गया था, अब वो जाकर के 1916 लखनऊ अधिवेशन में मिल रहा है। यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों मिल गए। कौन? नरम दल और गरम दल। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। ये अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? लखनऊ समझौता। ठीक है, इसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें हुआ क्या था, जिसके तहत दोनों ने मिलकर स्वशासन की मांग और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए, ऐसा मुस्लिम लीग का मांग था। इसको स्वीकार किया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। क्या मिला? इससे क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कलकत्ता 1920, यानी कलकत्ता का अधिवेशन जो 1920 में हुआ था। तो कलकत्ता 1920 का कोलकाता अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था, जो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। यानी कि कलकत्ता 1920 के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? लाला लाजपत राय। कब हुआ था ये?
सितंबर 1920 में हुआ था और इसमें महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई। यानी कि जो प्रस्ताव रख रहे थे कौन, महात्मा गांधी जी, असहयोग आंदोलन का, इसमें उसको मंजूरी दे दी गई। ठीक है, जिसके तहत सरकारी सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया और अहिंसक, ठीक है, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। अहिंसक स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखें हम कब? कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिली थी। हुआ कब था? सितंबर 1920 में। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही हुआ था कलकत्ता में, अब फिर नागपुर में हो रहा है। चलिए, तो इसमें अलग अलग महीनों में हो रहा है, इन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 1920 का नागपुर अधिवेशन ये कब हो रहा है? दिसंबर में। वो कब हुआ था? सितंबर में, ठीक है, में हुआ, जिसकी अध्यक्षता, ठीक है, राघवाचार्य ने किया था। अध्यक्ष कौन थे? सी विजय राघवाचार्य। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। किसके? नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्षता इन्होंने की थी और यह कांग्रेस के इतिहास का पहला महत्वपूर्ण मोड़ था जहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। यहाँ पर हम सबसे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किए। गांधी जी का नेतृत्व मजबूत हुआ। हमने इसके पहले वाले में देखा असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिली। अब यहाँ पे क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। गांधी जी का नेतृत्व मजबूत हुआ और कांग्रेस के संविधान व प्रांतीय संरचना में भाषाई आधार पर बदलाव किए गए, जिससे यह आंदोलन पूरे देश में फैलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या हुआ कि ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया, एक तरीके से क्या रास्ता साफ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अधिवेशन देखते हैं। मद्रास 1927 का, यानी मद्रास में जो 1927 में अधिवेशन हुआ था उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1927 का मद्रास अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। तो मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी और इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का हम बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार क्यों करेंगे? ठीक है, किया गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। किसमें? साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए हम साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे। साथ ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज, ठीक है, या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया इनके, जो भारत के लिए एक संविधान बनाने की दिशा में एक कदम, ठीक है, एक बड़ा कदम था। यहीं से समझ लिए भारत के लिए संविधान बनना शुरू हुआ था। एक संविधान बनाने के लिए एक बड़ा कदम था और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। किसने? ये मद्रास अधिवेशन ने एक नई दिशा दी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर कहाँ है? अभी आप, मुझे आशा है कि आपको पता होगा कि अभी लाहौर कहाँ है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन था, जहां जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, इससे पहले वाले में क्या हो रहा है? पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया। अब इसमें क्या हुआ कि प्रस्ताव पारित कर दिया गया। किसमें? लाहौर अधिवेशन 1929 में प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस
ठीक है, के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? ठीक है, झंडा झंडा हम फहराते हैं ना। ठीक है, तो ये यही कारण है, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, ये है। अब हमें ये देखना है कि जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, लाहौर अधिवेशन। तो आपसे मानचित्र पर पूछ दिया जाएगा कि भाई लाहौर है कहाँ। आपसे मानचित्र पर पूछ दिया जाएगा कि ये मद्रास है कहाँ। ठीक है, आपसे मानचित्र पे पूछा जाएगा कि भाई ये मद्रास है कहाँ, लोकेशन बताइए आप। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि नागपुर है कहाँ, नागपुर का लोकेशन बताइए। अगर आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि कलकत्ता कहाँ है मानचित्र पर आपके, तो मानचित्र पर आपको दिखाना पड़ेगा कि कोलकाता कहाँ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम मानचित्र को देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न आप का बन रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपका एग्जाम में भी बन सकते हैं, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो यहाँ पर देखिए कुछ अधिवेशन दिए गए हैं ना, यहाँ पे लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, ये चीज़ हैं। ठीक है, तो इनको मानचित्र पर दर्शाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, इनको मानचित्र पर दर्शाना है। तो हम क्या करें, कैसे दर्शाएंगे उसको देखते हैं। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, कहाँ से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल से समझेंगे। ब्रीफ में, सॉरी डिटेल से नहीं, ब्रीफ में समझेंगे। डिटेल सब मतलब कहने का मेरा ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, इसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और इसका लोकेशन देखेंगे। जैसे अभी हम इसको देखने जा रहे हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे। चलिए आइए देखते हैं। आपसे पूछा क्या है कि कलकत्ता कहाँ हुआ था, नागपुर कहाँ हुआ था, मद्रास कहाँ हुआ था। तो आप मानचित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर मानचित्र छोटा लगे तो मैं और थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लाहौर कहाँ है। लाहौर यहाँ भारत के बाहर दिख रहा है आपको, तो वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर है। ठीक है, लखनऊ यहाँ पर है। ठीक है, आपका कलकत्ता यहाँ पर है, नागपुर यहाँ पर है, मद्रास यहाँ पर है, बम्बई यहाँ पर है। ये आपके महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुए थे वो केंद्र हैं, आपको देखने को मिल पा रहे होंगे। आप एक बार फिर से देखिएगा, ये है कहाँ, ये क्या है, कलकत्ता, ये क्या है, लखनऊ। ठीक है, ये क्या है, लाहौर, ये क्या है, मुंबई, ये क्या है, नागपुर, ये क्या है, मद्रास। तो आपको दिखाना पड़ेगा पॉइंट लगा करके, ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा अधिवेशन हुआ था और कौन सा जगह है, अगर वो पूछता है तो। मुझे लग रहा है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर मैं मान लीजिए मैं आपसे यहीं पर पूछता हूँ, यहीं पर आपसे मैं पूछता हूँ कि दिल्ली कहाँ है, तो आप दिल्ली कहाँ दिखाओगे? क्या मुझे आप ये बताओ कि कहोगे कि सर दिल्ली यहाँ है? नहीं ना, आप सही जगह ना बताओगे। क्या आप बताओगे कि दिल्ली यहाँ है? नहीं ना। चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको हम ये कह रहे हैं कि आप सही लोकेशन बताइएगा। सही लोकेशन बताने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि कौन पूरे मानचित्र पे कौन सा जगह कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे देखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे पूछा था मैंने कि दिल्ली कहाँ है, तो आप ऐसे दिखाओगे सर दिल्ली देखिए यहाँ पर है। ठीक है, हम पूछेंगे कि गांधीनगर कहाँ है, सर गांधीनगर इधर है। ठीक है, हम बोलेंगे पोरबंदर कहाँ है, सर पोरबंदर यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे आप बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा मानचित्र। मानचित्र का प्रश्न ऐसा ही आएगा आपके प्रश्न में। तो जैसा कि हमने बात किया था, अब कुछ जो सत्याग्रह हैं, ठीक है,
आंदोलन हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंपारण के बारे में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम बात करें तो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में, ठीक है, किया गया यह पहला सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। कौन? चंपारण सत्याग्रह। इससे पहले अगर बात करें तो उन्होंने अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। आने के बाद, ठीक है, ये इस चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे है, ठीक है, महात्मा गांधी जी, ठीक है, दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। जब ये लखनऊ अधिवेशन में आए थे, कौन? महात्मा गांधी जी जब लखनऊ अधिवेशन में आए थे तो इसी समय, ठीक है, इसी आयोजन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। इस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, ठीक है। इस सीधे साधे लेकिन जिद्दी शख्स ने उन्हें अपने इलाके के किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा उनके शोषण की दास्तान बताई और उनसे इसे दूर करने का आग्रह किया। तो इनके राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वो बिहार गए, चंपारण सत्याग्रह शुरू किए, ठीक है। इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? दिसंबर 1916 के, ठीक है, अधिवेशन में। दिसंबर 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इस अधिवेशन में इनकी मुलाकात हुई थी और महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए राजी हुए थे, समझ लीजिए। चलिए आगे, दांडी, ठीक है, दांडी मार्च, दांडी यात्रा का नाम आप सुने होंगे, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा को ही हम नमक सत्याग्रह कहते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था, ठीक है। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह दोनों को एक ही बोलते हैं, ठीक है। हम दांडी कहें या नमक सत्याग्रह एक ही बात है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये चलाया गया था, ठीक है। क्यों चलाया गया था? चलिए इसको समझते हैं। औपनिवेशिक भारत में हिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कार्य था, ठीक है। क्या? दांडी यात्रा 24 दिवसीय, ठीक है, ये 24 दिवसीय था, 24 दिन लगा था इसमें। मार्च, ठीक है, 12 मार्च, या मार्च 2 बार हो गया, ठीक है, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला दांडी यात्रा, ठीक है। हम नमक पर जो टैक्स लग रहा है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे, ये आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। इस मार्च का एक अन्य कारण इस मार्च का एक और अन्य कारण यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूत उद्घाटन की आवश्यकता थी जो अधिक लोगों को गांधी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। उन्होंने इस, ठीक है, मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ शुरू किया था। क्या? दांडी मार्च, दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है ये 240 मील यानी कि लगभग 390 किमी साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला, जिसे उस समय अब गुजरात राज्य में नवसारी कहा जाता था। रास्ते में भारतीयों की बढ़ती संख्या उनके साथ जुड़ गई। जब गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे यानी 8:30 पर ब्रिटिश राज, ठीक है, नमक कानूनों को तोड़ा। कब? 6 अप्रैल, ठीक है। तो इसने लाखों भारतीयों द्वारा नमक कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के, ठीक है, कृत्यों को जन्म दिया। यानी कि 6 अप्रैल को वो नमक कानून तोड़े थे, 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड के बारे में
आपने सुना होगा। तो चौरी चौरा कहाँ पर है? चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हजरत मौलाना लुत्फुर रहमान हर सिंह पुरी के द्वारा ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर जिले में। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है। आपने योगी आदित्यनाथ का नाम सुना होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये यहाँ के गोरखनाथ मंदिर में मठाधीश हुआ करते थे। ठीक है, वही गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़े थे। प्रदर्शनकारी थे ये लोग जो पुलिस के साथ भिड़ गए थे। आइए आगे चलते हैं। वो असहयोग आंदोलन में अपना शिरकत कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उनकी सभी कर्मचारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी जी को हिंसा के घोर विरोधी थे। महात्मा गांधी जी हिंसा के घोर विरोधी थे। वो अहिंसक तौर पे प्रदर्शन करना चाहते थे, विद्रोह करना चाहते थे, हिंसा नहीं चाहते थे महात्मा गांधी जी। इन्होंने हिंसा कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने हिंसा कर दिया। इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उन्होंने आंदोलन बंद करने की घोषणा की। उन्होंने जो असहयोग आंदोलन था उसको बंद करने का घोषणा कर दिए। ठीक है, आगे आता है अगला खेड़ा सत्याग्रह। जैसे अभी तक हम कई सत्याग्रह देखते आए, वैसे ही एक खेड़ा सत्याग्रह है। खेड़ा जगह का नाम है। ठीक है, चलिए खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह, यानी खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है? किसान से कर वसूला जाता था, उससे संबंधित है। ठीक है, इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। इसे क्या? खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसके सहयोगी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, अनसुईया बेन, महादेव देसाई, ये लोग सहयोगी थे, खेड़ा सत्याग्रह के सहयोगी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एक अगला सत्याग्रह है जिसको हम बोलते हैं बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह की मुख्य बातें क्या हैं उसको समझ लेते हैं। बारडोली सत्याग्रह की मुख्य बातें क्या हैं? कारण, भाई बारडोली सत्याग्रह हुआ क्यों था, इसका कारण क्या था? तो हम बारडोली सत्याग्रह की बात करें तो 1925 ईस्वी के बाद, यानी 1925 के बाढ़ और सूखे के बावजूद सरकार ने किसानों पर 22% से 30% तक का लगान बढ़ा दिया। यहाँ पर सूखा पड़ा है और किसान क्या कर रहे हैं? लगान बढ़ा रहे हैं, यानी टैक्स बढ़ा रहे हैं, जिससे किसान आंदोलन के लिए मजबूर हुए। अब किसान देखिए पैदावार हुई नहीं है, आप टैक्स और बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, लगान और बढ़ा दिए, 22% से 30% तक लगान बढ़ा दिए, तो किसान परेशान हो गए, मजबूर हो गए वो आंदोलन करने के लिए। नेतृत्व कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो गांधी जी के कहने पर किसानों से जुड़े थे और उन्हें सत्याग्रह के, ठीक है, सिद्धांतों से अवगत कराया। गांधी जी के कहने पर जुड़े कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेतृत्व किए थे उन्होंने। चलिए, अहिंसक प्रतिरोध, किसानों ने पूरी तरह अहिंसा का पालन किया, इन्होंने कोई हिंसा नहीं किया, लगान देने से इनकार किया और अपनी जमीनें जब्त होने की परवाह नहीं की, इन्होंने अहिंसक तौर पर ये किया। तो आई थिंक आप बारडोली सत्याग्रह समझ गए होंगे। ये किसानों से संबंधित है, किसानों से खास तौर से, किससे? टैक्स वृद्धि से। टैक्स मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है क्या? लगान बढ़ाने से 1925 में ये हुआ था। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा महिला भागीदारी, यानी इस बारडोली में महिला भागीदारी भी थी। महिला भागीदारी और सरदार उपाधि बारडोली, ठीक है, कि महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और वल्लभ भाई पटेल को सरदार यानी नेता की उपाधि दी। यहीं से बारडोली सत्याग्रह से महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी, तो अब कहा जाने लगा उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल। परिणाम क्या हुआ इसका? सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल की जांच के बाद
बढ़ी हुई दर को अवैध घोषित कर दिया और लगान घटाकर 6.03% कर दिया, जिससे आंदोलन सफल हुआ। यानी कि बारडोली सत्याग्रह, जो बारडोली सत्याग्रह है वो सफल रहा। लगान घट कर के कितना आ गया, 6.03% पर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका महत्व क्या था? इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की शक्ति दिखाई और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए मंच तैयार किया, जिससे देश भर में ऊर्जा का संचार हुआ। यानी एक तरह से लोग मोटिवेट हुए, इस आंदोलन से लोग मोटिवेट हुए। इसके बाद क्या आता है? अहमदाबाद सत्याग्रह। हम बात करते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में। अहमदाबाद सत्याग्रह, हम जब बात करें अहमदाबाद सत्याग्रह की तो अहमदाबाद, ठीक है, ये कब हुआ था? मार्च 1918 में। कब हुआ था? अहमदाबाद सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा सूती मिल मजदूरों के समर्थन में चलाया गया एक सफल आंदोलन था। किसके समर्थन में चला? जो लोग काम कर रहे थे सूती मिल में, यानी कपड़े की मिल में जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए यह चलाया गया था, जो प्लेग बोनस को बंद करने और बढ़ती महंगाई के खिलाफ था। जो प्लेग, यानी प्लेग एक बीमारी थी, ठीक है, इससे, ठीक है, जो इसके लिए जो बोनस मिलता था उसको बंद करने और बढ़ती महंगाई के खिलाफ, महंगाई बढ़ रही थी उसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। इसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। यानी कि अहमदाबाद सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया और मजदूरों की 35% वेतन वृद्धि की मांग को मनवाया। यानी कि वेतन वृद्धि कितना हो गया? 35%, जिससे यह गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों में से एक है और भारत में सत्याग्रह के सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है। देखिए, इससे पहले 1917 में कहाँ? चंपारण सत्याग्रह, 18 में अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। आगे मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु कहाँ कहाँ हुआ था ये? गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिलों में। गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल थी, वहाँ पर। कारण क्या था? प्लेग महामारी के कारण मजदूरों को दिया जाने वाला 80% प्लेग बोनस मिल मालिकों ने बंद कर दिया। यानी जो प्लेग से पीड़ित है उसको 80% बोनस दिया जाता था, तो मिल मालिकों ने उनको बंद कर दिया। तो अब भाई मजदूर नाराज हो गए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, ठीक है, बड़ी महंगाई से निपटने के लिए मजदूरों को 50% वेतन वृद्धि, ठीक है, बोनस के रूप में की मांग की, जबकि मालिक 20% देने को तैयार थे। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें 50% वृद्धि चाहिए, लेकिन मालिक कितना? 20% देने को तैयार था। ये था। तो खास तौर से अहमदाबाद सत्याग्रह किससे है संबंधित? सूती मिल से, सूती मिल के मजदूरों से। किस लिए? ठीक है, महंगाई संबंधित और प्लेग बोनस संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अमृतसर। अमृतसर, आपने जलियांवाला बाग कांड का नाम सुना होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अमृतसर के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919, ये 13 अप्रैल 1919 है, ठीक है, बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। रॉलेट एक्ट आया था, उसका विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने, ठीक है, अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति ठीक है, और मरे और 2000 से अधिक घायल हुए। यानी 400 लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। चलिए आगे समझते हैं इसको। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, ठीक है। आप जाओगे वहाँ पे तो कहाँ कितनी? 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है, ठीक है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिसमें से 337 पुरुष और 41 नाबालिग लड़के और 6 सप्ताह का बच्चा था। मानवाधिकार आंकड़ों के अनुसार 1500 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये देखिए आंकड़ा कहाँ बदल रहा है, ठीक है, कितना छुपाने की कोशिश की जा रही है,
कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, कितने महिलाएं मारे गई, कितने पुरुष मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, ठीक है, इतने लोग शहीद हो गए, ठीक है, इनकी आंकड़ा भी छुपाया जा रहा था। तो अमृतसर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब स्वर्ण मंदिर के निकट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी लोकेशंस को, जैसे अमृतसर कहाँ है आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानचित्र पर बताइए कि अमृतसर कहाँ है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि अहमदाबाद कहाँ है, तो आपको मानचित्र पर अहमदाबाद को इंडिकेट करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ आप बारडोली कहाँ है, ठीक है, बारडोली कहाँ है, आपसे पूछ लिया जाएगा खेड़ा कहाँ है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि चौरी चौरा कहाँ है, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि डांडी कहाँ है। तो इन सभी जगहों को आपको मानचित्र पर दिखाना पड़ेगा। चंपारण कहाँ पर है, ठीक है, तो इन सभी जगहों को आपको मानचित्र पर दिखाना पड़ेगा। चलिए आइए कुछ हम समझते हैं मानचित्र के माध्यम से, ठीक है, मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मानचित्र, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैं बड़ा कर दिया, सॉरी, ये मैं बड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, चंपारण, ये बिहार वाला हिस्सा है चंपारण, और यहीं बगल में क्या है, गोरखपुर, ठीक है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अमृतसर, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद में जाएंगे, अहमदाबाद गुजरात में है। अब यहीं बगल में क्या है, खेड़ा है, यहीं बगल में बारडोली है, यहीं बगल में डांडी है। पोरबंदर भी यहीं बगल में है, पोरबंदर जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, पोरबंदर के थे ना। तो ये सारी लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए। अगर हम पूछें कि मद्रास कहाँ है तो आप क्या बोलेंगे, क्या मद्रास यहाँ है, नहीं ना, ठीक है, आपको उचित लोकेशन बताना पड़ेगा। तो मद्रास कहाँ पे है, ठीक है, आप इसको ढूंढिएगा, ठीक है, मद्रास कहाँ पे है। मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता दिया। फिर से एक बार मैं इसमें पूछूं आपसे कि दिल्ली कहाँ है तो कहाँ बताएंगे, मद्रास मीन्स चेन्नई, आप मद्रास मीन्स चेन्नई समझिएगा, ठीक है, पहले उसको हम मद्रास के नाम से जानते थे, ठीक है। दिल्ली कहाँ है तो आप बोलोगे सर दिल्ली यहाँ पर है, बिल्कुल सही। हम आपसे पूछें कि बनारस कहाँ है तो सर बनारस इधर के करीब होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। हम तो ये आपका मानचित्र और संबंधित हम टॉपिक्स को बता दिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।